कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। रामगढ़ में भोला नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह बहुत आलसी और कामचोर स्वभाव का था। घर परिवार के दैनिक कामकाज से उसका कोई वास्ता न था। बस खा पी कर दिन रात अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना उसे पसंद था। गांव वाले उसकी इन मूर्खतापूर्ण हरकतों से बहुत परेशान थे और उसे मूर्ख समझते थे। घर के लोग उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत तंग आ चुके थे। माता पिता ने उसे प्यार से समझा बुझाकर और डांट फटकार कर यानी हर तरह से सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, पर उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। बरसात का मौसम था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। एक दिन भोले की माँ ने उसे जंगल से सूखी लकड़ियां लाने को कहा, परंतु भोला ठहरा कामचोर, इसलिए वह यह सब घरेलू काम क्यों करता। उसे तो सिर्फ पका पकाया भोजन करने और फिर लंबे तान कर सोने की आदत लग गई थी। जब भोले ने जंगल से लकड़ियां लाने से साफ इनकार कर दिया तो उस दिन घर के लोगों ने उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया तथा उसे घर से निकाल दिया। भोला गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। वह पुराना मंदिर नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर था। दरअसल भोले को उम्मीद थी कि थोड़ी देर में उसे घर से बुलाने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा, परंतु यह क्या, शाम हो चुकी थी पर घर से उसे लेने अब तक कोई नहीं आया। भूखा प्यासा भोला बेचैन होने लगा। अब तो रात भी काफी हो गई थी। मध्य रात्रि के समय वहाँ 4 चोर पहुँचे। दरअसल वह उजड़ा हुआ पुराना मंदिर उन चोरों का अड्डा था। वे यहाँ आकर चोरी की योजनाएं बनाते थे और चोरी करके लौटने पर यहीं पर चुराए गए माल का आपस में बंटवारा किया करते थे। अपने अड्डे पर एक अजनबी लड़के को देखकर चोर चौंक गए। चोरों के सरदार ने कड़क आवाज में भोले से पूछा, क्यों रे लड़के, कौन है तू और इस उजाड़ से पुराने खंडर मंदिर में इतनी रात को क्या कर रहा है। भोले ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं तुम्हारा नया साथी हूँ और इस समय बहुत भूखा प्यासा हूँ। अगर कुछ खाने पीने को मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। चोरों ने उसे मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने को दिया। भूखा प्यासा भोला खाने पर टूट पड़ा। खा पी कर वे उनसे बोला, दोस्तों तुम लोग परेशान न हो, मुझे इस इलाके के सारे मालदार और धनी लोगों का पता है। एक से एक बढ़िया घरों में हाथ साफ कराने तुम्हें साथ ले चलूंगा। उस रात भोला उन चोरों के साथ एक ब्राह्मण के घर चोरी करने पहुंचा। चोर तो घर का माल लूटने में व्यस्त हो गए, पर भोले के हाथ पंडित जी का शंख लग गया। उसने शंख का परीक्षण करने हेतु शंख को मुंह से लगाकर उसमें जोर से फूंक मारी तो मध्य रात्रि के समय शंख की आवाज सुनकर पंडित जी का पूरा परिवार जाग गया और वे लोग लठ लेकर चोरों पर टूट पड़े। किसी तरह सारे माल को वहीं छोड़कर चोर अपनी जान बचाकर भागे और भोला भी शंख को वहीं पटक कर दूसरे रास्ते से भाग खड़ा हुआ। अपने अड्डे पर वापस पहुंचकर चोरों ने भोले को बहुत भला बुरा कहा। दूसरे दिन फिर चारों चोर रात के समय भोले के साथ चोरी करने निकले। इस बार भोला उन्हें एक ढोल बजाने वाले के घर ले गया। चोर तो अपने कार्यों में लग गए, पर भोले की नजर दीवार पर टंगे ढोल पर पड़ गई। बस फिर क्या था, भोला ढोल को दीवार से उतार कर लगा नाच नाच कर मस्ती में बजाने। ढोल की आवाज सुनकर ढोली की नींद खुल गई
और उसने तथा उसके बेटों ने लाठियां लेकर चोरों को वहां से खदेड़ दिया। इस तरह चोर इस बार भी भोला की ही वजह से खाली हाथ अपने अड्डे पर लौट गए। अड्डे पर लौटकर चोरों के सरदार ने भोले को बहुत डांटा फटकारा और साफ साफ कहा, अब तुम्हारा ये आखिरी मौका होगा। यदि इस बार भी तुमने ऐसा ही कोई पागलपन किया तो हम तुम्हें मारकर इसी नदी में बहा देंगे। तीसरी रात की बात है। इस बार भोला उन्हें एक धनी गवाले के घर ले गया। दरवाजे पर दर्जनों दुधारू भैंसें बंधी थी। चोर घर का माल ढूंढने लगे और भोला एक कमरे में जा पहुंचा। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटी हुई जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। वहां पर एक मटके में काफी सारा दूध रखा था। पास की कोठरी से बासमती चावल की खुशबू आ रही थी। बस तभी भोले की इच्छा खीर खाने की हुई। उसने उसी जगह पर चूल्हा सुलगाकर खीर बनानी शुरू कर दी। तभी बुढ़िया के जोरदार खर्राटे की आवाज सुनकर वह चौंका। उसे लगा कि बुढ़िया उससे खीर मांग रही है। उसने आवाज लगाकर बुढ़िया से कहा, दादी जरा सब्र कर, अभी खीर पूरी तरह पकी नहीं है। परंतु उसके खर्राटे तो बंद ही नहीं हो रहे थे। भोले ने एक बार फिर विनम्रता पूर्वक कहा, अरे कहा ना दादी, मैं कहीं भागा थोड़े जा रहा हूँ। खीर पक जाने दे, फिर तुझे भी दे दूंगा। खीर उबलने लगी थी और उसकी सुगंध से भोले के मुंह से लार टपकने लगी थी। लेकिन बुढ़िया के खर्राटे से परेशान होकर भोले ने अब गुस्से में कहा, दादी क्यों बच्चों जैसी जिद कर रही हो? कहा ना अभी खीर गर्म है, ठंडा होने दो तब दूंगा। परंतु बुढ़िया के खर्राटे भला कहाँ थमने वाले थे। आखिर तंग आकर भोले ने एक कड़छी गरम गरम खीर बुढ़िया के खुले हुए मुंह में डाल दी। अब बुढ़िया बेचारी बुरी तरह छटपटाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर बुढ़िया के पांचों हट्टे कट्टे बेटे लाठियां लेकर चोरों पर टूट पड़े। चोर तो इस बार भी किसी तरह भाग निकलने में सफल हो गए, पर इस बार भोला पकड़ा गया। बुढ़िया के बेटों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। भोले को 2-4 लठ ही लगे थे कि वह उनके पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर शुरू से अब तक की अपनी पूरी दास्तान उन्हें सुना डाली। भोला की भोली भाली बातें सुनकर बुढ़िया के बेटे हंसने लगे। उन्होंने भोला के भोलेपन को देखते हुए उसे माफ कर दिया, क्योंकि आज भोला की मूर्खता की वजह से ही सही समय पर उनका घर तो लूटने से बच ही गया था। उन्होंने भोला को हर समय घर में खाली पड़े रहने या गलत लोगों की संगत में रहने की बजाय कुछ काम धंधा करने की सलाह दी और भोले ने भी उनकी सलाह मानकर घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। धन्यवाद। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। इस दुनिया में उसका सगा कोई न था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सब लोग उसे कनक कहकर पुकारते थे। कनक को अड़ोसी पड़ोसियों ने मिलकर पाला था। वह एक वक्त का खाना किसी एक के घर खा लेता और दूसरे वक्त का खाना किसी दूसरे के यहाँ खा लेता था। सभी ने उसे बचपन से अनाथ देखा था, इसलिए सबकी हमदर्दी उसके साथ थी। कनक सबका प्यार और हमदर्दी पाकर आलसी बन गया था। वह 19-20 साल का हो चला था, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह अपना समय इधर उधर खेतों में घूमते हुए गुजार देता था। खाली बैठकर वह बांसुरी बजाता रहता था। कनक
बहुत ही मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी मीठी आवाज सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। कुछ लोग उसकी बांसुरी की धुन सुनकर इनाम भी दे जाते थे। इसी तरह समय बीतता गया और कनक जवान होता गया, परंतु कनक वैसे ही आलसी बना रहा। उसे जिस आदमी और औरत ने पाला था, उन्हें वह चाचा चाची कहकर पुकारता था। चाचा चाची का अपना बेटा भी बड़ा होकर काम पर जाने लगा था। एक दिन कनक सुबह को देर तक सोया रहा। उसकी चाची उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु कनक उठ नहीं रहा था। चाची ने गुस्से में आकर बाल्टी में पानी भरा और कनक के ऊपर डाल दिया। कनक घबराकर उठ बैठा। चाची को क्रोध तो पहले से ही आ रहा था। वह बोली, कनक, यह कोई तरीका है कि इतनी धूप चढ़ने तक सो रहे हो? अपने चाचा की कमाई पर ऐश कर रहे हो। खुद कमाई करो तो पता लगे कि मेहनत क्या होती है। कनक यह बात लोगों से सैकड़ों बार सुन चुका था कि खुद कमाई करोगे तो पता लगेगा, परंतु उसे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा था। परंतु आज सुबह सुबह चाची के मुंह से ये शब्द सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। चाची के ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने चाची से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि वह अब घर तभी लौटेगा जब कुछ कमाने लगेगा। कनक ने घर से निकलते समय चाचा चाची के पैर छुए, फिर उनसे गले मिलकर बाहर निकल गया। शाम को जब कनक देर तक घर नहीं लौटा तो उसके चाचा चाची बहुत परेशान होने लगे और वे आपस में बात करने लगे। लगता है वे तुमसे रूठकर भाग गया है। उसकी चाची को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु अब कनक के इंतजार के सिवा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे कई दिन और फिर कई सप्ताह बीत गए, परंतु कनक नहीं लौटा। उधर कनक चलते चलते दूर निकल गया था। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, परंतु भोजन के लिए उसके पास पैसे न थे। चलते चलते वह पास के एक नगर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अनेक लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। एक तो वह कोई काम जानता नहीं था, दूसरा बिना किसी जान पहचान के कोई उसे नौकरी देने को तैयार ना था। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से निकालकर बांसुरी बजाने लगा। इत्तेफाक से उधर से एक संगीतज्ञ निकल रहा था। उसने कनक की बांसुरी की मीठी धुन सुनी तो वह उसकी योग्यता पर मुग्ध हो गया। संगीतज्ञ कनक को अपने साथ ले गया और उसने उसकी खूब आवभगत की। वह संगीतज्ञ राजा के दरबार में सितार बजाकर राजा का दिल बहलाया करता था। अगले दिन जब वह राज दरबार में गया तो उसने राजा से कनक की खूब प्रशंसा की। राजा ने संगीतज्ञ से कहा, हो सकता है कि कनक वास्तव में गुणी कलाकार हो, परंतु हम पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के अनेक बड़े बड़े संगीतविदों को अपने दरबार में बुलाया। सभी विद्वान अपने अपने विद्या यंत्र लेकर दरबार में पहुँचे। कनक को भी दरबार में आमंत्रित किया गया था। उसने अपनी बांसुरी अपनी जेब में रखी और राजा के दरबार में पहुंच गया। सभी विद्वान एक एक करके आने लगे और अपनी विद्या बजाकर राजा को खुश करने लगे। जब उन्हें यह पता लगा कि वह युवक भी संगीत की परीक्षा देने आया है, तो वे सब कनक को खाली हाथ आया देखकर हंसने लगे। वे आपस में खुसर पुसर करने लगे कि यह लड़का उनकी योग्यता के आगे
कहाँ टिक पाएगा। सबके पश्चात कनक की बारी आई तो उसने राजा के सामने जाकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर वहीं जमीन पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन वास्तव में इतनी मीठी थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर धुन में खो गए। कनक ने जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त की, राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने कनक की प्रशंसा करते हुए कहा, कनक, हम तुम्हारी योग्यता से बहुत खुश हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके हंसी उड़ाने के बावजूद तुमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। किसी भी व्यक्ति की योग्यता और आत्मविश्वास उसे कहीं भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तुम में अपनी योग्यता का घमंड नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। हम तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देते हैं। राजा की बात सुनकर कनक बहुत खुश हो गया। वह महल के एक कमरे में रहने लगा। 1 महीने बीतने पर जब कनक को पहली तनख्वाह मिली तो वह पैसे लेकर वे अपने चाचा चाची के पास गया और उन्हें अपनी तनख्वाह देते हुए पूरी बात बता दी। कनक की बात सुनकर उसके चाचा चाची बहुत खुश हुए। उसके पैसे उसी को वापस देते हुए चाचा बोले, बेटा, तुम जहाँ रहो सुखी रहो, परंतु यह बात याद रखना कि कोई भी कला छोटी नहीं होती। तुम्हारी बांसुरी ने ही तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। यह बात हमेशा याद रखना कि आलस्य आदमी को निकम्मा बना देता है। मैं मेहनत की कीमत पहचान गया हूँ। अब कभी आलस्य नहीं करूँगा और जी लगाकर काम करूँगा। चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर कनक राज दरबार में चला गया और सुख से अपने दिन काटने लगा। धन्यवाद।